गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, आज है 15 फरवरी 2026 और हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में हम करेंगे डेली करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। यह CSIR यानी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी CSIR IHBT परिसर में विकसित किया गया है। इसे फरवरी 2026 में जनता या पर्यटकों के लिए खोला गया। गार्डन में 50,000 से अधिक ट्यूलिप पौधे लगाए गए हैं। इसमें लगभग 6 प्रमुख ट्यूलिप किस्में, जिसमें रेड, येलो, पिंक, वाइट आदि शामिल हैं। यहाँ स्वदेशी तकनीक से विकसित ट्यूलिप बल्ब उपयोग किए गए हैं। पहले हॉलैंड से आयात होते थे। बात करें इसके उद्देश्य की तो फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देना, ट्यूलिप बल्ब उत्पादन में आत्मनिर्भरता, पर्यटन को बढ़ावा देना और भारत का पहला ट्यूलिप गार्डन जो था वो श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला सरकारी समर्थित नेशनल बायो बैंक कहाँ लॉन्च किया गया? यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद, फ्रिज। भारत ने दुर्लभ बीमारियों के लिए पहला सरकारी समर्थित नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया। यह बायो बैंक फरवरी 2026 में शुरू किया गया। संस्थान फ्रिज यानी फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन जेनेटिक्स एंड एंडोक्राइनोलॉजी, अहमदाबाद, गुजरात में। यह बायो बैंक मुख्य रूप से लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर यानी LSDS के लिए बनाया गया है। इसमें 15 राज्यों के लगभग 530 मरीजों के ब्लड, प्लाज्मा, DNA और यूरिन सैंपल संग्रहित हैं। इसके उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों पर शोध और सस्ती दवाओं का विकास। यह जीनोटाइप, फेनोटाइप अध्ययन और प्रिसीजन मेडिसिन में मदद करेगा। LSDS एंजाइम की कमी से होने वाले आनुवंशिक चयापचय विकार हैं। भारत में अनुमानित 12,000 प्लस मरीज LSDS से प्रभावित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में पहली बार AI आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली किस राज्य में लागू की गई है? यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने MLAs के लिए AI आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू की है। इसे फरवरी 2026 के बजट सत्र के दौरान शुरू किया गया। यह केवल बायोमेट्रिक मशीन नहीं बल्कि AI और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है। विधानसभा में लगे उच्च क्षमता वाले कैमरे विधायकों के चेहरे स्कैन करते हैं। हाजिरी केवल तभी लगेगी जब विधायक अपनी निर्धारित सीट पर मौजूद होंगे। सिस्टम रियल टाइम ट्रैकिंग करता है कि विधायक सदन में कितनी देर रहे। लागू करने का उद्देश्य है जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना, फर्जी उपस्थिति रोकना, नो वर्क नो पे नीति को सशक्त बनाना। यह देश की पहली AI संचालित सीट बेस्ड ट्रैकिंग प्रणाली है। उपस्थिति डेटा विधानसभा परिसर में डिजिटल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। नियम अनुसार यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत में बनाया गया पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में स्थित है और किस रोड पर है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई, छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई, महाराष्ट्र में बनाया गया। यह सड़क 11 फरवरी 2026 को जनता के लिए खोली गई। स्थान की बात करें तो छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड, मुंबई। सटीक जगह नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाने वाली नॉर्थ बाउंड टनल के ठीक बाद। लंबाई की बात करें तो लगभग 500 मीटर। गाना जय हो, स्लमडॉग मिलियनेयर की धुन। तकनीक सड़क पर बने रंबल स्ट्रिप्स के कारण टायर और सड़क के घर्षण से कंपन पैदा होता है। वाहन की गति
60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए ताकि संगीत सही से सुना जा सके। बात करें इसके उद्देश्य की तो सड़क सुरक्षा बढ़ाना और यात्रा को रोचक बनाना। भारत दुनिया का 5वां देश बना जिसने म्यूजिकल रोड तकनीक का प्रयोग किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में किन 2 नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, NLST और NLOT को। भारत सरकार ने यूनियन बजट 2026 में 2 नए बड़े टेलीस्कोप प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इन टेलीस्कोप्स के नाम है NLST और NLOT। NLST का पूरा नाम है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। NLOT का पूरा नाम नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप। दोनों टेलीस्कोप लद्दाख के मेराक और हैनले क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। NLST का मुख्य उद्देश्य सूर्य, सोलर फ्लेयर्स और स्पेस वेदर का अध्ययन करना है। NLOT का उद्देश्य आकाशगंगाओं, तारों, एक्सोप्लैनेट और ब्रह्मांड का अध्ययन करना है। इन परियोजनाओं को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA बेंगलुरु लागू करेगा। लद्दाख को साफ आसमान, कम नमी और कम प्रकाश प्रदूषण के कारण चुना गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आर्कटिक सेंट्री मिशन को किस संगठन ने लॉन्च किया? यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नाटो के द्वारा। आर्कटिक सेंट्री मिशन को नाटो ने फरवरी 2026 में लॉन्च किया। मिशन का नेतृत्व जॉइंट फोर्स कमांड नॉरफोल्क यानी JFC नॉरफोल्क कर रहा है। यह मिशन केवल सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि USA और डेनमार्क के बीच कूटनीति विवाद का समाधान भी है। विवाद का कारण अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण बढ़ाने या खरीदने की इच्छा जताई। डेनमार्क ने अपनी संप्रभुता नहीं छोड़ी। समाधान, आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा अब नाटो की सामूहिक जिम्मेदारी होगी। मिशन के उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र और ग्रीनलैंड की 24/7 निगरानी, रूस की सैन्य उपस्थिति और चीन की आर्थिक रुचि को संतुलित करना, अलग अलग आर्कटिक अभ्यासों को एक छाते के नीचे समन्वित करना। रणनीतिक महत्व, ग्रीनलैंड GI-UK गैप का हिस्सा है जो अटलांटिक महासागर में प्रवेश के लिए मुख्य मार्ग है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 13 फरवरी को। तारीख की बात करें तो यहाँ पर है 13 फरवरी 2026। थीम रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टैगलाइन AI इज अ टूल नॉट ए वॉइस। AI सहायक है, मानवीय आवाज की जगह नहीं ले सकता। इतिहास 13 फरवरी 1946 संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना। घोषणा की बात करें तो यूनेस्को ने 2011 में और UN महासभा ने 2012 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। 2026 थीम का महत्व, मीडिया में AI का बढ़ता हस्तक्षेप, स्क्रिप्ट लेखन, विज्ञापन, श्रोता ट्रैकिंग। चुनौती, डीप फेक आवाजें और AI प्रोजेक्ट्स असली RJs की जगह ले रही हैं। संदेश, रेडियो का मूल विश्वास और मानवीय जुड़ाव मशीनों पर नहीं छोड़ा जा सकता। भारत का विशेष तथ्य, रेडियो मैन ऑफ इंडिया राम सिंह बोध, निवासी अमरोहा उत्तर प्रदेश। उपलब्धि 1257 रेडियो का सबसे बड़ा संग्रह, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025। प्रधानमंत्री मन की बात में रेडियो के महत्व पर जागरूकता फैलाई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, विशेषकर वे जो वृद्धावस्था पेंशन की पात्र नहीं हैं। वित्तीय सहायता पात्र महिलाओं को 1000 प्रति माह दी जाएगी। लाभार्थी की बात करें तो महिलाएं और ट्रांसजेंडर समुदाय की महिलाएं। अनुमानित लाभार्थी लगभग 10 लाख से अधिक महिलाएं। पात्रता आयु सीमा 35 से 60 वर्ष। आर्थिक स्थिति BPL श्रेणी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। परिवार की वार्षिक आय
1 लाख से कम। अन्य शर्तें हैं, महिला किसी सरकारी नौकरी में ना हो, आयकर दाता नहीं हो, पहले से कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो, जैसे विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन आदि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे पहले लगातार 10 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। भारत T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। 10वीं जीत दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया को 93 रनों से हराकर। लगातार जीत का सिलसिला 2024 वर्ल्ड कप से शुरू हुआ। 2024 वर्ल्ड कप भारत ने सभी 8 मैच जीते और चैंपियन बना। 2026 वर्ल्ड कप शुरुआती 2 मैच में यूएसए और नामीबिया को हराया। कुल 8 मैच 2024 में और 2026 में 10 लगातार जीत। पिछला रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के नाम था, 8-8 लगातार जीत। 10वें मैच की झलकियां, भारत का स्कोर 209/9, ईशान किशन 61 और हार्दिक पांड्या 52। नामीबिया 116 रन पर ऑल आउट। गेंदबाजी की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, नए दिशा निर्देशों के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद अब अनिवार्य रूप से गाए जाएंगे? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6। अब वंदे मातरम के सभी 6 छंद अनिवार्य रूप से गाए जाएंगे। पुराने अभ्यास में अक्सर केवल पहले 2 छंद ही गाए जाते थे। पूरी धुन गाने में लगभग 3 मिनट 10 सेकंड लगेंगे। क्रम, यदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों हों तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद जनगण मन लागू होगा। स्कूल और कॉलेज, सुबह की प्रार्थना सभा में, सरकारी समारोह, राष्ट्रपति राज्यपाल शपथ ग्रहण और ध्वजारोहण के समय। कारण की बात करें तो वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मूल गीत के सभी 6 छंदों को बहाल करना, सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, भारत में जीडीपी, आईआईपी और महंगाई के लिए नया आधार वर्ष क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2022-23। नया आधार वर्ष है 2022-23 जीडीपी, आईआईपी, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के लिए। पुराना आधार वर्ष था 2011-12। आधार वर्ष का अर्थ है वह बेंचमार्क साल जिसकी कीमतों और उत्पादन की तुलना करके अर्थव्यवस्था की प्रगति मापी जाती है। पुराने आधार वर्ष की समस्या 2011 की अर्थव्यवस्था और 2026 की अर्थव्यवस्था में बड़ा अंतर। डिजिटल टेक्नोलॉजी, 4G डेटा, स्मार्टफोन क्रांति, यूपीआई पेमेंट, स्टार्टअप इकोसिस्टम और गिग इकोनॉमी, जोमेटो, उबर शामिल नहीं थे। उद्देश्य, नया आधार वर्ष अपनाने का, नई आर्थिक गतिविधियों और सेक्टरों का सही योगदान जीडीपी में शामिल करना, औद्योगिक उत्पादन और महंगाई के आंकड़े और अधिक सटीक बनाना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को देना है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न रहेगा, भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है, टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों हमें आशा है कि आप सभी इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।